Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the one short lecture of units and measurement. ठीक है, एकदम बहुत ही ज़रूरी है. वन शॉट तो एकदम एग्ज़ाम टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना फरवरी मार्च में, तो फिर बच्चे वन शॉट वीडियोस खोजते हैं. ठीक है, आप लोग वन शॉट वीडियोस खोजते हैं. ठीक है, कि एकदम यूनिट्स एंड मेजरमेंट इन 30 मिनट्स, इन 1 आवर. उसको भी 2x पे देखेंगे तो 30 मिनट्स का 15 मिनट में देखेंगे, 1 आवर का 30 मिनट्स में देखेंगे. ठीक है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि ये जो वन शॉट है एकदम कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में ख़त्म हो और एक एक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस करते हुए ख़त्म हो. ठीक है, और इस लेक्चर में वही हर एक चीज़ मतलब जितनी मिनिमम जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, कि हाँ इतना तो आना चाहिए, देन यू विल डू वेरी गुड इन योर एग्ज़ाम. तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इनके बिना चैप्टर्स हो ही नहीं सकता. अगर इतना आ गया तो चैप्टर आ गया. उस तरह के अप्रोच से ये वन शॉट होने वाला है. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे मैं खुद एग्जांपल लेकर के समझा दूंगा. ठीक है, इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं टाइम नहीं दूंगा. ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, वो अलग बात है. ठीक है, लेकिन मैं खुद एग्जांपल्स वगैरह लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन समझाता हुआ चलूंगा. ठीक है, काफ़ी फास्ट. अगला जो लेक्चर होगा उसमें केवल और केवल हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे. ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि मेरा जो मानना है, ठीक है, मैं जो मानता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, कि ऐसे तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर फॉर्मूला रिकॉल नहीं हो पाता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता. तो उसके अनुसार उसके लिए जो ट्रेनिंग है ना, वो है ना वन शॉट, और इसके अगला जो लेक्चर होगा उसके लिए, उस ट्रेनिंग के पर्पस के लिए ये सब लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर रिवाइज करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से सीख लेंगे. ठीक है, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लगाएंगे जस्ट अगले लेक्चर में, जिसमें मैं केवल और केवल क्वेश्चंस, PYQ और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये वन शॉट होने वाला है. यूनिट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये वन शॉट लेक्चर होगा. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो बेसिस पे बांटा गया. पहला तो डायरेक्शन के बेसिस पे बांट दिया, स्केलर और वेक्टर, वो तो काफ़ी पहले ख़त्म कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, उसके बाद आई कि नहीं, अब डिपेंडेंसी के बेसिस पे बांटा जाए. ठीक है, डिपेंडेंसी के बेसिस पे मतलब कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको डिराइव करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, वो बस हैं. जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. ये सब ऐसी क्वांटिटी है, इनको बस आप मेजर करो. ठीक है, सीधे मेजर करो, या फिर जो भी मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं लो इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से. आप इसे डिराइव नहीं कर सकते किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके. ठीक है, मास को क्या आप डिराइव करोगे, मास तो सीधे मेजर करेंगे हम लोग. ठीक है, लेंथ को क्या ही आप है ना डिराइव करोगे. तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी दो पार्ट में बांटा गया. फिजिकल क्वांटिटी को, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया. एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, दूसरा बांटा गया डिराइव्ड क्वांटिटी पे. ठीक है, आई मीन डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल होती हैं 7. ठीक है, अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी हो जाती हैं, जैसे स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. कैसे आता है ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं. ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ अपॉन टाइम करके. ठीक है, तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है. और एक और खास बात, पूरी फिजिक्स में मैं अगर बोलूं कि पूरी फिजिक्स में हम लोग केवल और केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज ही पढ़ते हैं, तो ये बात कहना बिल्कुल सही है, इसमें कतई कोई गलत बात नहीं है. ठीक है, पूरी फिजिक्स में फ्रॉम क्लास 1 टू PhD लेवल, ठीक है, पूरी फिजिक्स में आप केवल और केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उन्हीं को पढ़ते हो. उन्हीं से डिराइव्ड अदर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो भी तो इन्हीं से डिराइव्ड है ना, तो इन्हीं को पढ़ रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो पूरी फिजिक्स में हम लोग केवल और केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं. ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख जाएगा. कौन कौन सा है, लेंथ,
मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। इन सब का यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर लेंथ का, इसका किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में है ना मेजर करते हैं, ठीक है। सिंबल किसका किसका क्या होता है ध्यान रखेंगे। मीटर एम स्मॉल है, केजी में के और जी दोनों स्मॉल है, सेकंड में एस स्मॉल है, ठीक है, ये एस स्मॉल है। एम्पियर में ए कैपिटल लिखेंगे, जब यूनिट सिंबल लिखेंगे यूनिट का तो ए कैपिटल, केल्विन में के कैपिटल, मोल में सारे स्मॉल, सीडी में भी सारे स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, केजी में मतलब कैपिटल के का मतलब होता है केल्विन, और जब केजी लिखते हैं ना किलोग्राम तो उसमें स्मॉल के और जी होता है, ठीक है। स्मॉल के बड़ा के लिखने आता है ना, ठीक है। बड़ा के में ये और ये दोनों बराबर सेम लेवल पे होते हैं, ये सेम लेवल पे नहीं, देखिए ये छोटा है ना इससे, तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो बड़े छोटे का ध्यान रखेंगे। ये होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया नहीं था, ठीक है। बहुत पहले ज़माने में लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग सिस्टम बना रखे थे, ठीक है। सबसे पहला था उसमें से FPS, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। लेंथ मास टाइम को वो लोग इस सिस्टम में कैसे मेजर करते थे? लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, ठीक है, पहले, बहुत पहले। फिर CGS भी एक यूनिट आया कि नहीं? CGS में क्या हुआ कि अब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, जी मतलब मास को अब हम ग्राम में मेजर करेंगे, और एस मतलब टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है MKS। MKS मतलब लेंथ को अब मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। MKS, ये तीनों यूनिट्स भी क्लियर हो गई, ठीक है। कौन क्या क्या है? FPS, CGS, MKS यूनिट्स। और SI यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, सबका मीटर, आई मीन सबका यूनिट और सबका सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। इनको सप्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हो? इनको सप्लीमेंट्री इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि इनको भी आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते, ये भी इंडिपेंडेंट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डेरिवेशंस, बट दे डोंट हैव डायमेंशंस। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन क्यों नहीं होता? आप खुद सोचो ना। एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में ही सिखाया था मैंने, आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क क्या है? लेंथ ही तो है, लेंथ। रेडियस भी क्या है? लेंथ ही तो है। तो जब लेंथ को लेंथ से ही डिवाइड कर दोगे तो क्या डायमेंशन बचेगा इसका? कुछ डायमेंशन बचेगा? तो रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी बिकम्स डायमेंशनलेस, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटीज बिकम्स डायमेंशनलेस। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। ये रहा सिंबल सबका, ठीक है। इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। क्यों? ये बात सही है कि दे कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स, बट दे डोंट हैव डायमेंशंस। इनके पास डायमेंशंस नहीं है। इन सबके पास यूनिट्स भी हैं, डायमेंशंस भी हैं। ये रहा यूनिट और सबका डायमेंशन भी होगा, ठीक है। डायमेंशन मतलब मीटर है तो L, इसका L1 लिखेंगे, मास के लिए M1 लिखेंगे, टाइम के लिए T1 लिखेंगे, ठीक है। वैसे ऐसे केल्विन तो K1 लिखेंगे, एम्पियर के लिए A1 लिख देते हैं, ठीक है। तो सबका डायमेंशन वगैरह भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। व्हाई? बिकॉज दे आर द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। तो डायमेंशन खत्म, ठीक है। तो यहां से एक और बात क्या समझ में आती है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है, इनके पास यूनिट है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं तो फिजिकल क्वांटिटी ही है, इन दोनों के पास यूनिट है बट दे डोंट हैव डायमेंशंस। तो आज के बाद अगर स्टेटमेंट आए अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट मस्ट हैव डायमेंशंस, फॉल्स। फिर से सुनिए, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट मस्ट हैव डायमेंशंस, फॉल्स। जिसके पास यूनिट है जरूरी नहीं कि डायमेंशन हो, बट अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशंस मस्ट हैव यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है। अगर डायमेंशन है तो यूनिट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इस पे इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन? जिनको, जिस क्वांटिटी को इन सातों में से किसी का भी यूज करके डिराइव किया जाता हो उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड ये है, ठीक है। अभी हमको कुछ दूसरी सारी बातें करनी है। आई होप यूनिट्स वगैरह, फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यूनिट्स वगैरह क्लियर हो गई होंगी।
अब नेक्स्ट आता है इस चैप्टर में डायमेंशंस वगैरह, ठीक है। डायमेंशन किसे बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एरिया बोलूं तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ ही, किसी भी चीज का एरिया देख लीजिए आप, रेक्टेंगल का बोलते हैं तो एल इंटू बी बोलते हैं, स्क्वायर का बोलते हैं तो साइड इंटू साइड बोलते हैं, ठीक है। आप बेसिकली दो लेंथ वाली क्वांटिटीज को ही मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए कैसे लिखते हैं, एल इंटू एल, ठीक है। इसी पे डायमेंशन एल पे 2 कर देंगे, और डायमेंशनल फार्मूला जब भी लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके लिखते हैं, ठीक है। ये है मेरा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। मास का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसमें केवल एम होता है मास, ठीक है, तो एम पे पावर 1, ठीक है। लेंथ के लिए केवल एल, टाइम के लिए टी लिखते हैं, ठीक है, एम एल टी। ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले में सिंबल का यूज नहीं करते, यूनिट के सिंबल का यूज नहीं करते। मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी। इन्हीं तीनों पे मुख्य रूप से एम एल टी के ही फॉर्म में आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, हर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने आना चाहिए। इन तीनों के बेसिस पे, या कभी कभी किसी में करंट इन्वॉल्व है तो उस पर, टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो के बेसिस पे, ठीक है। उन सब पे, ठीक है, आपको उन सब के बेस पे आपको क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखने आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, ये हो गया। अगर कोई आपको बोले कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए होता है। मास के लिए क्या लिखेंगे, एम। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, तो एल पर टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और एक्सेलरेशन के क्या लिखेंगे, यहीं पे 2 कर दीजिए तो ठीक है। तो ये m1 L1 t पे पावर -2। समझ में आया नहीं, यहाँ पे देखेंगे फोर्स का हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। फोर्स होता है क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, हमें फोर्स का, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, मास के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे सीधे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मास इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसको आप देखें, मास को क्या लिखेंगे, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर मतलब क्या, लेंथ, तो लेंथ पर सेकंड स्क्वायर है, यानी टाइम पे पावर -2 नीचे में है ना, तो ये, तो ओवरऑल आपका डायमेंशनल फार्मूला m1L1t-2 आएगा, ठीक है। बस जैसे जैसे जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं उनको बस वैसे, और ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, वैसे लिख देना है, ठीक है। ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन क्या होता है, केवल ये डायमेंशन ऑफ लेंथ है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है। ऊपर जो भी लिखा होता है ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंट नहीं कहेंगे इसको, इसको डायमेंशन बोलते हैं। ये कंप्लीट है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कंप्लीट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और केवल ये होता है डायमेंशन। आई होप इतनी चीजें तो क्लियर होंगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। डायमेंशन लिखने आ गया। एक और, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिख करके दिखाइए। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका फार्मूला पता है आपको, फार्मूला होता है Gm1m2/r²। यहां से मुझे क्या चाहिए, जी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, यानी जी निकालना है हमें। तो यहाँ पे जी क्या होगा, देखेंगे ध्यान से, F(r²) अपॉन, दोनों मास ही है तो m का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। डायमेंशन में ही डील करना है, दोनों मास हैं। ध्यान देंगे अब, F का मेरा क्या आया था यहाँ पे, m1L1t-2 आया था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 बार, सॉरी, यहाँ पे r² है, r मेरा क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, रेडियस है, तो l का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे m का पावर 2 हो जाएगा। तो फाइनली डायमेंशंस क्या आएंगी, m की पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। ये है मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे निकालते हैं, निकालने आया, बस कुछ नहीं,
जो चीज इन्वॉल्व है ना उनको एकदम सिंपल मास लेंथ टाइम के टर्म्स में ले आओ और ज्यों का त्यों लिख दो। जो भी एक्सपोनेंट वगैरह जो भी डायमेंशंस वगैरह हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिख देना है बस। डायमेंशनल फार्मूला लिखना बहुत आसान है, एक एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। कुछ क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं ध्यान देंगे। एक तो वही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती हैं, सबसे पहला तो एकदम अभी अभी सीखा है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो जो भी हैं कौन कौन सी थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दोनों के पास यूनिट तो है बट दे डोंट हैव डायमेंशंस। ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंड प्लेन एंगल ऐसे लिख देते हैं, सॉलिड एंड प्लेन एंगल ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। इन दोनों के पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। सेकंड, जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं जैसे पाई हो गया, ई हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, ये सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं। तीसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे साइन थीटा, ठीक है, लॉग ऑन द बेस एक्स मान लीजिए, कुछ भी नेचुरल लॉग भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लॉगरिदमिक फंक्शंस वगैरह हो गए, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वगैरह हो गए। ठीक है, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। क्यों? यहाँ पे ये कुछ भी हो, साइन 45 हो, साइन 0 कुछ भी होगा तो कांस्टेंट ही ना, ये भी कुछ भी होगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कुछ भी हो, एक्स कुछ भी होगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कुछ भी होगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट की क्या ही डायमेंशंस है ना, उसका कुछ अता पता होता ही नहीं है, केवल कांस्टेंट एक नंबर है बस, ना यूनिट ना डायमेंशंस। ठीक है, तो पूरा साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होता है, सही बात है, डायमेंशन लेस। और इसमें एक और खास बात कि ये केवल अकेले थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। बोलोगे हाँ कॉमन सेंस की बात है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। पूरा साइन थीटा, अगर मैं बोलूं साइन 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2, डायमेंशन लेस है। केवल 45 डिग्री बोलूं, एंगल है, डायमेंशन लेस है ये भी, एंगल तो डायमेंशन लेस होता ही है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे लॉग है ना, 2 बोल दूं ऑन द बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 0.3, लॉग 2 ऑन द बेस 10। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट डायमेंशन लेस, तो यानी ये भी डायमेंशन लेस, और केवल 2 एक कांस्टेंट है ही तो ये भी डायमेंशन लेस है ही। तो आई होप डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या होती हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और सबसे पहला जो था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसका मतलब यही है कि रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है। एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, है ना, रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, एरिया अपॉन एरिया, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ग्रेडियंट अपॉन लेंथ। ठीक है, आई मीन डिस्टेंस ग्रेडियंट अगर मैं बोल दूँ तो डिस्टेंस अपॉन उसका लेंथ करेंगे तो वो भी डायमेंशन लेस हो जाता है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स डायमेंशन लेस होते हैं, और कुछ फंक्शंस वगैरह भी डायमेंशन लेस होते हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे कुछ आती हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? अगर आप किसी दो चीज को जोड़ रहे हो यानी x प्लस वाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा, सेम जाति वाले ही जुड़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, x प्लस वाई हो या x माइनस वाई हो, इन दोनों के केस में ये क्या बताता है कि x का डायमेंशन मेरा y के डायमेंशन के बराबर रहा ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ना ये घट सकता है ना जुड़ सकता है, सीधी सी बात है। 2 केला प्लस 2 सेव कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। हाँ, 2 सेव प्लस 2 सेव 4 सेव जरूर होंगे, यानी जुड़ने के लिए या घटने के लिए डायमेंशन सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई चीज जुड़ती हुई आपको दिख रही है कि हाँ ये ऐड हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा। अगर कोई चीज घट रही है तो इसका सीधा सा मतलब कि इन दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा। आज के बाद ये क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में जरूरी नहीं है। इन मल्टीप्लीकेशन
इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डिफरेंट क्वांटिटीज भी मल्टीप्लाई और है ना डिवाइड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, दोनों एकदम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन्स, है ना, जरूरी नहीं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी हो बट हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम फिजिकल क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत आसान सा है। जैसे एक्स वाई प्लस पी क्यू इक्वल्स टू ए बी अगर दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। एक्स वाई और पी क्यू ऐड हो रहे हैं, यानी यहां से आप क्या बता सकते हो कि एक्स वाई का डायमेंशन पी क्यू के बराबर रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत? एक्स वाई का डायमेंशन और पी क्यू के बराबर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर कोई चीज इक्वल के एक दूसरे के अपोजिट है तो कंप्लीट एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस, चूंकि एलएचएस आरएचएस के बराबर है, ये दोनों जुड़ करके अगर ए बी हो रहे हैं तो, और इन दोनों का भी डायमेंशन सेम ही है, तो ये ए बी के डायमेंशन के भी बराबर हुआ होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ऐसे क्लिक नहीं किया होगा, यहाँ पे लिखूं 2 सेव प्लस 2 सेव, कितने होंगे? 4 सेव, ठीक है। अब देखिए ना, ये भी सेव ये भी सेव, तो सेव ही तो आया, डायमेंशन सबका सेम होगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज जुड़ रही है और जुड़ करके कोई रिजल्ट दे रही है, यहाँ पे भी एफ का डायमेंशन मेरा मास और एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर होगा। चेक कर लीजिए, फोर्स मेरा क्या होता है? एम L1T-2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मास के लिए m लिखेंगे और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी LT-2 लिखेंगे। देखिए डायमेंशन एकदम बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस अगर बराबर हैं तो दोनों का डायमेंशन भी बराबर होगा। यही कहता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है V इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी है, ठीक है। क्वेश्चन है ऐसा दिया हुआ है, इफ V इक्वल्स टू स्पीड और T इक्वल टू टाइम है, तो फिर A और B C A B C का डायमेंशन फाइंड करना है। देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ A B एंड C, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, चलिए मैं टाइम नहीं देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी क्विक। इन्हीं सब चीज़ का यूज करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं क्योंकि उधर सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। क्या बात, चलिए देखेंगे, सॉल्व किया, सॉल्यूशन देखेंगे इस सवाल का। v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी अपॉन सी है, यानी v का जो मेरा डायमेंशन होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वो ए टी के बराबर होगा, और ए टी का जो डायमेंशन होगा वो कंप्लीट b अपॉन टी प्लस सी के डायमेंशन के बराबर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ए टी v का डायमेंशन पता है ना, v मेरा स्पीड है, स्पीड मतलब क्या? मीटर पर सेकंड, यानी L T-1। वेलोसिटी स्पीड है, ये v का दिया हुआ है तो इसका डायमेंशन हमें पता है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ए टी, ठीक है। t मेरा टाइम ही है, ठीक है। तो a का डायमेंशन मेरा क्या आ जाएगा? टाइम एक बार और इधर आएगा तो ये आ जाएगा L T-2। मेरा a का डायमेंशन पता चल गया। t था ना इधर, इसको इधर लेकर के आएंगे तो एक बार और t डिवाइड होगा तो t पे पावर -2, यानी t का डायमेंशन -2 हो जाएगा। यानी ये मेरा एक्सेलरेशन है, जो a है मेरा वो क्या है? एक्सेलरेशन है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और वैसे भी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम ही वेलोसिटी होता है, तो ए का डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर ही आना था, आया।
इक्वेशन को अब ऐसे देखने आना चाहिए कि अच्छा ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी होगा, ये सारा वेलोसिटी होगा। समझ पा रहे हैं? अब यहां से देखिए, अगर ये सारा वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, नीचे टाइम है, तो बी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, यानी एल आएगा, इसका सीधा डायमेंशन खत्म। दो वेलोसिटी जुड़ के ही तो वेलोसिटी होंगे, तो ये वेलोसिटी पता चल ही गया है, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, नीचे टाइम ही है, ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा, तभी तो जुटेगा, तो नीचे टाइम का डायमेंशन, ऊपर एल होना चाहिए, L1 होना चाहिए, चेक कर लीजिए, यहां से आ जाएगा। ठीक है, सी का मेरा क्या आ जाएगा, टी प्लस सी है ना, तो इसका सीधा समझ लो कि टी का डायमेंशन इक्वल टू होगा सी के डायमेंशन के, यानी सी का डायमेंशन मेरा हो जाएगा T1। ठीक है, नीचे मेरा टाइम हो गया, ठीक है, नीचे टाइम हो गया, तो बी अपॉन टाइम लिखेंगे कितना, वेलोसिटी के बराबर, तो मेरा बी क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या होता है, डायमेंशन इसका, आई मीन। ठीक है, तो बी अपॉन टी किया, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी का पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बी कितना आ जाएगा, टी को उधर भेजेंगे तो टी टी कैंसिल, यानी केवल आएगा एल पे पावर 1, यानी देख लीजिए ये ए का डायमेंशन, ये बी का डायमेंशन, और यहाँ पे कहाँ गया सी का डायमेंशन मेरा, ये क्लिक हुआ। डायमेंशन ये सब का यूज करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होगी, यहाँ तक समझ में आ गई सारी बातें। अब एक और छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए डायमेंशन वगैरह में, डिफरेंशियल और इंटीग्रल का डायमेंशन क्या होता है। आई मीन अगर कोई आपको बोले डी वाई अपॉन डी एक्स का डायमेंशन बताओ, तो इसका डायमेंशन जस्ट वाई अपॉन एक्स के बराबर होता है। क्यों होता है आप खुद सोचिए। डी वाई मतलब क्या, चेंज इन वाई, यानी वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, यानी ये वाई का ही तो डायमेंशन है। डी वाई मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ वाई, वाई को ही आप घटा रहे हो तो ऊपर तो वाई का डायमेंशन है, डी एक्स मतलब वही एक्स का डायमेंशन। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या, अगर डायमेंशन पूछा जाए तो वाई बाई एक्स का जो डायमेंशन होगा वही इसका भी होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, इंटीग्रेशन भी देख लीजिए, वाई डॉट डी एक्स, इसका डायमेंशन अगर आपको पूछा जाए तो ये जस्ट वाई इंटू एक्स के बराबर होगा। क्यों, डी एक्स मतलब क्या, एक्स का डायमेंशन, तो वाई और वाई इंटू एक्स का जो भी डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, खत्म बात। ठीक है, उसका ट्रिक क्या होता है कि डी को खत्म कर दो, बाकी जो बचा वही डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर होंगी। आगे बढ़ें अब। ठीक है, अब आगे चीज़ें आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखेंगे ध्यान से, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर देना। यानी फॉर एग्जांपल, अगर 1 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से एक फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, 1 को बोला मैंने N1, मीटर को बोला U1, इसको बोल दिया N2, इसको बोल दिया U2। ठीक है, अक्सर क्या होगा, हमें फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट में पता होगा कि 1 मीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, यानी पता क्या नहीं होगा, N2 पता नहीं होगा। तो N2 निकालने का फॉर्मूला क्या, N1 U1 अपॉन U2, खत्म बात। यानी ओवरऑल में बात करूं तो N2 क्या हो जाता है, N1 मास दिया हुआ है तो मास, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ, और टाइम दिया हुआ है तो टाइम, और साथ में कुछ भी ए बी सी डायमेंशंस हो जाएंगी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी, सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू CGS, यानी डाइन में। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू CGS, ये रहा क्वेश्चन। अब मुझे 1 न्यूटन दिया हुआ है, यानी फोर्स दिया हुआ है। 1 न्यूटन मतलब क्या, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है,
मास इंटू एक्सेलरेशन यानी mlt-2 होता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। बस अब यही कर देना है। हमें n2 निकालना है, n1 मेरा 1 है, तो m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 पे डायमेंशन क्या क्या जाएगा, m पे तो 1 है, L पे 1 है और T वाले पे -2 है। ये डायमेंशन फॉर्मूला यही वाले डायमेंशन जो यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, n2 इक्वल टू 1। पहले वाले सिस्टम में मास किस में मेजर करते हैं, अब यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। पहले वाले सिस्टम में मास कितने किस में मेजर करते थे, केजी में, ऊपर केजी। चेंज किस में कर देना है, m2 किस में करना है, सीजीएस में यानी ग्राम में चेंज कर देना है, ठीक है, कर देंगे। ऊपर डायमेंशन 1। लेंथ मेरा इसमें किस में मेजर होता है, मीटर में। m2 में किस में, सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में कर देंगे, इस पर भी 1 चाहिए। और इधर तो सेकंड ही होता है दोनों के केस में, तो इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इधर -2 कर दिया। अब बस सेम कर दीजिए, इसको भी 1000 ग्राम लिखेंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल, 1000 पे पावर 1। इसको भी 100 सेंटीमीटर लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये आएगा 1, और इधर 1 पे है ही तो यानी केवल t पे पावर -2 यानी 1 का पावर -2 आएगा, ठीक है। तो वो तो ख़त्म, उसका कोई मतलब ही नहीं है। n2 मेरा कितना आ जाएगा, 10 का पावर 5, ठीक है, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर 5 डाइन। सीजीएस में हमें n2 मिल गया 10 टू द पावर 5। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका यूज होता है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन आता है टू चेक करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं कोई अनफेमिलियर सा इक्वेशन लिखूं, क्या लिखूं, P इक्वल टू रो GH लिखते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोस्टैटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। आपको चेक करके बताना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, ठीक है। यहां पे देखते हैं, P इक्वल टू रो GH लिख दिया मैंने। अब आपको ये पता करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो इसका डायमेंशन चेक कर लीजिए। P मेरा प्रेशर है, ठीक है, रो मेरा डेंसिटी है, G मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और H मेरा हाइट है। सुना ध्यान से, P मेरा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स का तो पता है m1 L1 T-2 होता है, अपॉन एरिया यानी L2 यानी L-1 हो जाएगा, यानी m1 L-1 और T-2 प्रेशर का डायमेंशन आया। रो GH का भी उतना आना चाहिए। रो क्या होता है, डेंसिटी दिया हुआ है, ये डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब क्या, m, वॉल्यूम मतलब क्या, L3 यानी ml पे -3, ठीक है। G मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन है ये, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी L T का पावर -2 G के बदले। H मेरा क्या है, हाइट है यानी L है। इसको सॉल्व कर दीजिए, M तो एक ही था, L मेरा -3 और यहाँ पे +2 यानी L-1 बच गया और इधर T-2 बच गया। देखिए ये दोनों का डायमेंशन सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस ये फॉर्मूला तो सही है, ठीक है। अब एक और खास बात, ये गारंटी नहीं है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है। इतना अंदाजा हो गया कि हाँ दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका भी अगर आप डायमेंशन वगैरह चेक करोगे ना तो एकदम बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं, S इक्वल टू UT प्लस AT², ये फिर भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली फिर भी करेक्ट आ जाएगा। इनका डायमेंशन निकालोगे LHS इक्वल टू RHS आएगा, बट क्या ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, नहीं, हाफ मेंशन ही नहीं है। तो यहां से एक और बात ध्यान में रख लीजिए, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट भी होगा, बट अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक और आता है टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दें, एक और एप्लीकेशन है कि आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि पोजीशन x डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, ए बोल देते हैं, एंड टाइम, टी बोल दी है। फाइंड रिलेशन एमंग देम, फाइंड रिलेशन एमंग देम, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है आपको। ठीक है, इनके बीच का क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी x किसी ना किसी तरह से डिपेंड कर रहा होगा, तो मान लेते हैं a और t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दोनों का कुछ डायमेंशन भी मान लेते हैं, p मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। x मेरा क्या है, पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या, l। ठीक है, l। अब आते हैं, एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, l t का पावर -2। किसी को कोई दिक्कत, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी पे पावर -2, यहाँ पे आ गया p। टाइम मेरा क्या होता है, t होता है, ये मेरा q हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या इधर L1 है, t पे पावर कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, इधर का डायमेंशनल फार्मूला, ये मेरा l का पावर p आएगा, t पे -2p आएगा, और साथ में +q भी आएगा। ठीक है, इतना आएगा। p का वैल्यू मेरा 1, यहाँ पे देख लीजिए, l पे पावर 1 और l पे पावर p दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट बराबर हो गए, यानी p का वैल्यू मेरा 1 आ गया। ठीक है, q का वैल्यू निकाल देते हैं आप, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो -2p प्लस q इक्वल टू 0 होना चाहिए। p का वैल्यू मेरा 1 है, यानी -2 प्लस q इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का वैल्यू 2 आ गया। अब पुट कर दीजिए, x मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा a का पावर 1 और t का पावर 2 पे। तो आप याद कीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आपका जो पोजीशन है, एक्सेलरेशन और टाइम पे इसी रेशियो पे डिपेंड करता है, a पे पावर 1 पे और t पे पावर 2 पे। ऐसे आ गया डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, तो आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद हमें थोड़ी बहुत वो लिमिटेशंस चेक कर लेनी है, कि इसकी लिमिटेशंस भी कुछ कुछ होती हैं हमेशा, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस परफेक्ट नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या है, देखेंगे ध्यान से। इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड। मैकेनिक्स में उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जो कि 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, उसको आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, पहला लिमिटेशन है। दूसरा, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन टाइप, द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथम। सही बात है ना, जिसमें भी साइन वगैरह आ गया, कॉस वगैरह आ गया, तो वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं। वहां पर डायमेंशनल एनालिसिस आप क्या ही करोगे, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, वो आप डिराइव नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिराइव कर लोगे, हाफ कहाँ से डिराइव करोगे, इसमें जो इन्वॉल्व है डायमेंशनलेस है, उसके बारे में कोई आइडिया पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, द रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सही बात है, हाफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा ये। तीसरा, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। सही बात है, अगर आपको डायमेंशन पता है तो जरूरी नहीं कि वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का हो, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी यूनिक नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होता है। क्या लिखा हुआ है, मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, आगे आप देखिएगा अभी किनका किनका सेम होता है। ठीक है, तो ये बात पता नहीं चाहिए कि अगर आपको डायमेंशन पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि यही फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। लिमिटेशंस इसकी खत्म हो गई, खत्म हो गई। लिमिटेशंस के बारे में इतना ही था। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ठीक है, आगे यही पढ़ना भी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, किसी भी मेजरमेंट में ना, किसी भी मेजरमेंट में कुछ सर्टेन डिजिट्स होते हैं, कुछ अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, कभी हम लोग बोलते हैं ना कि रैंडम पूछ लिया जाए आपसे कि आपकी हाइट कितनी है, तो बोलेंगे मेरी हाइट
5 फीट फिर 6 या 7 इंच है। 5 फीट सर्टेन हो आप? 5 फीट यू आर सर्टेन? इसके बारे में आपको एकदम श्योर पता है कि हाँ यू आर श्योर, ठीक है। उसके बाद जो आपने बोला कि 5 फुट 6 या 7 इंच होगा, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया है, 6 या 7, जो अगला डिजिट यानी जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें सर्टेनिटी उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए किसी भी मेजरमेंट में जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, जैसे 14.2 सेंटीमीटर है, तो इसका ये जो 14 है ये एकदम सर्टेन होगा। लेकिन 0.2 है या 0.3 है, आप सर्टेन नहीं हो तो ये अनसर्टेन होता है। किसी भी मेजरमेंट का जो लास्ट डिजिट होता है, अगर 14.23 है, 14.23 है तो 14.2 तक आप सर्टेन हो, लास्ट का जो ये 3 है ये अनसर्टेन हो जाता है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं? सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल देते हैं, ठीक है। इनको निकालने के रूल्स भी हैं, रूल्स देखेंगे। रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं उसको निकालने का तरीका क्या क्या है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, एग्जांपल 2 1 2 3, 2 1 2 3, इसमें बोला जाए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द zeros between two non-zero digits are significant no matter wherever the decimal is placed, no matter where the decimal point is, if at all। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2023 है, 2023 है, ठीक है, इसमें जीरो भी है, ठीक है। 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको आप मैं 2.023 लिखूं या 20.23 लिखूं या 202.3 लिखूं, कुछ भी लिखूं, सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यही लिखा हुआ है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोज, है ना, वो सिग्निफिकेंट होगा नो मैटर आप डेसिमल कहीं पे भी रखो, ठीक है। तो इन सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप क्लियर होगा। इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zero on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। Example 0.002308 है, 2308 क्या बोल रहा है कि वैसे जीरो जो डेसिमल के बाद हैं लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी ये नॉट सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट कितने होगा? 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 123 मीटर लिखें या फिर 12300 सेंटीमीटर लिखें या फिर 12300 मिलीमीटर लिखें, इन सब में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि टर्मिनल जीरो है और कहीं डेसिमल प्लेस्ड ही नहीं है, तो अगर डेसिमल के बिना टर्मिनल जीरो है तो उनको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर है? तो बात, सारी बात की एक बात, अगर डेसिमल लग गया, जितने हैं सबको काउंट कर लो, जितने हैं जीरो और जहां है कहीं भी हो, कहीं भी जीरो हो काउंट कर लो सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो नंबर 1 से बड़ा है। तो 1 से छोटा है तो ये वाला रूल बस ध्यान रख लेना कि 1 से छोटा है तो बस ये नॉन जीरो डिजिट से पहले और डेसिमल के बाद वाले को काउंट नहीं करते, ठीक है। बाकी अगर डेसिमल लगा नंबर 1 से बड़ा है सबको काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। आ गया भाई। अब 3.500 लिख दूं तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। 0.06900 लिख दूं, इसमें कितने हैं? तो ये वाला तो काउंट नहीं होगा, काउंट ये सारे होंगे, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। नंबर 1 से छोटा है तो ये वाला रूल लगेगा, तो ये खत्म, बाकी चारों के चारों सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। एक और खास बात, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या है, x इक्वल टू 12.3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको मैं अगर
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फिर जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बोलते हैं, 1.23 इंटू 10⁻1 लिखूं, ठीक है। इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसको काउंट नहीं करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी भी 3 है। इसको मैं चाहूँ तो 0.123 इंटू 10⁻2 लिखूं, अभी भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप जैसे मन वैसे लिख सकते हो। हाँ, आई होप समझ में आ गया होगा ये सारे के सारे पॉइंट्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर काउंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। खैर इससे पहले बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमें। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या यूज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब आप, है ना, रूल्स ऑफ, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप ऐड कर रहे हो, 51.79 प्लस, है ना, 22.848 आपको ऐड करना है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो डेसिमल के बाद दोनों में डिजिट देखेंगे, इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट हैं। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक डिजिट है, इसमें 3 प्लेस तक डिजिट है, तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए ना, वो 2 प्लेस तक का ही आना चाहिए, नहीं जिसमें कम डेसिमल के बाद डिजिट हैं उतने ही डिजिट में रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आप इन दोनों को ऐड कीजिए। 22.848 था, इसको ऐड करेंगे 51.79 से, ऐड करेंगे तो ये 8, 9 4 13, 8 7 15, 1 16, 2 1 3 1 4, 5 2 7, 74 पॉइंट ये आया, ठीक है, 74.638 आया। हमें क्या डेसिमल के बाद 3 अंक तक चाहिए, नहीं हमें 2 अंक तक ही चाहिए, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर मेरा क्या 5 से बड़ा है, तो इसको लिखेंगे 74.64, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 74.64, ठीक है। राउंड ऑफ करने आता है, सिखा देंगे अभी राउंड ऑफ करना, अरे सीख ही लो यार। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जैसे इसको किया ना 74.638, ठीक है, हमें इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना था, लास्ट वाले को देखा, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देते हैं 74.64, अगर यही मेरा 74.632 होता तो इसको केवल 74.63 छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5 से छोटा है लास्ट वाला, तो वो जैसे कहता है ऐसा। अगर 5 है, 74.625 और एक 74.635, अब देखेंगे ध्यान से, ये मेरा 5 है, तो अगर इससे पहले वाला नंबर इवन है तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 74.62। ये रहा 5, अगर इससे पहले वाला ऑड है ना तो एक बढ़ा देते हैं, यानी 74.64 हो जाएगा ये, क्लियर है। अगर 5 है तो उससे पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो एक बढ़ा दो, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा ना, इवन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आई होप क्लियर होंगी सारी चीजें। अगर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी, अगर आप मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करने को दे दूं, इसी को सब्ट्रैक्ट करने को दे देते हैं, 51.79 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर, आई मीन सब्ट्रैक्ट कर दो, अब यहाँ पे एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, 22.848 माइनस करना है, ठीक है। इधर कुछ नहीं है तो 0 डालते हैं, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ये 9, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ 4 में से 2 गया, तो 28.942 आएगा, ठीक है। अब इसको हमें फिर वही 2 तक लेकर के आना है, तो 28.942 है ये डिजिट, 5 से छोटा यानी 28.94, इसको घटा करके आएगा 28.94, यानी डेसिमल के बाद प्लेस चेक करना है, अगर 2 प्लेस तक है मिनिमम तो रिजल्ट भी उतने में ही आना चाहिए, मिनिमम प्लेस में ही आना चाहिए रिजल्ट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप ये बातें क्लियर होंगी बिल्कुल अच्छे से, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा गेम अलग होता है, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग डेसिमल के बाद प्लेस नहीं देखते, डेसिमल के बाद प्लेस नहीं देखते, उसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, ठीक है। ये था मल्टीप्लीकेशन और, सॉरी ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी, क्या ले लें, 21.42 इंटू 61.3 ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई करके मान लीजिए जो भी रिजल्ट आया, कुछ भी रिजल्ट आएगा,
यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, यहाँ पे 3 है। आपका रिजल्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना चाहिए। इस केस में आप देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और जिसमें स्मॉलेस्ट डिजिट है आफ्टर डेसिमल उसी में रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें कम उसी में रिजल्ट, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिजल्ट आएगा। और मल्टीप्लाई करके जो भी आए उसको राउंड ऑफ करेंगे और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ले आएंगे रिजल्ट। ठीक है, डिवाइड भी करना हो तो सेम चीज, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ले आएंगे रिजल्ट। तो आई होप मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब मैं इसको क्या ही मल्टीप्लाई करूं, छोटा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा नंबर, है ना, है मेरे पास क्या है, 2.4 इंटू 2.4 इंटू 3.65 है। यही है ना क्वेश्चन? हाँ ठीक है, इसका रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, इसमें देखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पचे 120, 24 छक 144, 144 और ये तो 56 का 6 हाथ में लगा 15, 24 तिहाई 72, तो 5 2 7 8, 87 पॉइंट कितने, 1 2 3 अंक के बाद, यानी 8.760 आएगा। ठीक है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। हमें लाने कितने में हैं? 2 में हैं। तो हमें 8.760 2 में लाना है, यानी इसको देखेंगे, ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी ये 8.8 आएगा आपका एक्चुअल रिजल्ट। समझ गए बात है? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होंगी सारी चीज़ें। एक और छोटी सी बात जो है ना, राउंडिंग ऑफ मैंने सिखा दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीख लीजिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे सिखा देते हैं, राउंडिंग ऑफ सिखा दिया है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये क्या होता है? कुछ नहीं, जो भी नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब a इंटू 10 की पावर b के फॉर्म में लिखना है, जहां पे आपका a, वेयर a आपका 1 या उससे बड़ा और 9 या उससे छोटा होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड will be if a is less than 5। अगर आपका a 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो 10 का एक्सपोनेंट है ना, जो भी 10 का एक्सपोनेंट है वो ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, b+1 होगा, अगर आपका इफ a 5 है या उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अगर a आपका 5 से छोटा है तो b ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर आपका a 5 या उससे बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। आपको पता होना चाहिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए कोई रॉड है, उसका ट्रू लेंथ हमें पता है ना, एक्चुअल लेंथ जिसको बोलेंगे क्या है, 1.2345 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल लेंथ है रॉड की। अब मैंने 2 बच्चों को बुलाया और बोला कि भैया मेजर करो। ठीक है, मेजर किया पहले वाले ने जब मेजर किया तो L1 आया उसका 1.32 सेंटीमीटर। दूसरे वाले ने मेजर किया, इसका आ गया 1.5625 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे वाले ने मेजर किया। अब आप बताइए कि इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? एक्यूरेट ये है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, इसमें एरर बहुत कम आया, डिफरेंस बहुत कम है इन दोनों का। ट्रू लेंथ इतनी थी, इसने मेजर किया ये, तो अंतर बहुत कम है। दूसरे वाले ने तो 1.2 था, इसने तो 1.3, इसने तो 1.5 पे चला गया है। तो ये तो ज़्यादा एक्यूरेट ये है, दिस इज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। बट
ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, ये आप समझ रहे हो, ये डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट तक इस बच्चे ने मेहनत करी है, इतना प्रिसाइज वैल्यू निकाला है, भले एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज बहुत है ना, कि आप कितने अंदर तक वैल्यू निकाल सकते हो, कितने डेप्थ तक निकाल सकते हो, इस ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, मोर प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको ट्रू मेजरमेंट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा वो ही सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। मान लीजिए ये मैं ना देता, ट्रू लेंथ नहीं देता, तो यही मोर प्रिसाइज भी, यही मोर एक्यूरेट भी। ठीक है, तब ये ऑप्शन कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आई होप एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एरर की। ठीक है, एरर की बात करते हैं। ठीक है, एरर क्या होता है, वही बात, जो एक्चुअल वैल्यू है और आपने जो निकाला, दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो एरर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एरर में भी अलग अलग टाइप के एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, एनवायरमेंटल एरर, बहुत सारी चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर किसे बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, डेल्टा ए मैं बोल दूं एब्सोल्यूट एरर को। ठीक है, देखेंगे ध्यान से एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट मैंने, है ना, जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, उसका मेजरमेंट मैंने 10 बच्चों से कराया, है ना, n बच्चों से। ठीक है, पहले वाले ने मेजर किया, उसकी लेंथ आई A1, दूसरे ने किया उसकी आई A2, तीसरे ने किया उसकी आई A3, चौथे ने किया A4, चौथे पांचवे ने किया A5, ऐसे ऐसे करके n बच्चों से कराया मैंने। ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट कुछ ANI होगी। ठीक है, ये आ गई मेरी मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशनल वैल्यू है ये सारी की सारी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है ना, क्वेश्चन में कई बार ट्रू वैल्यू आपको नहीं देगा, सीधे बोलेगा कि अ रॉड इज मेजर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स एंड देयर रीडिंग्स आर एज फॉलोज, 10 तो रीडिंग देगी, 10 तो रीडिंग दे देगा वो। उसके बाद सीधे पूछेगा फाइंड द फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ना, आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, ये 10 ऑब्जर्वेशन आपको पता है, तो ट्रू वैल्यू क्या, इसी के आसपास ही तो कोई होगा, तो इसका एवरेज निकाल देते हैं, इसका एवरेज निकाल देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका एवरेज निकालेंगे तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं आएगा, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ये था मेरा ऑब्जर्वेशन, है ना, अभी एब्सोल्यूट एरर पे आए नहीं है। ठीक है, ये था मेरा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इनका निकालते हैं मीन, एम बोल देते हैं उसको। कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे कर करके प्लस एन करेंगे, डिवाइडेड बाई n कर देंगे, तो ये मेरी कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आएगी मेरी ट्रू वैल्यू के आसपास, इसको मान लिया, अभी बोल देते हैं ट्रू वैल्यू, यानी ये मेरी एक्चुअल वैल्यू रही होगी, मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि मेरा एरर क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मेरी कितनी थी, AM, पहले ने कितना मेजर किया था, A1, तो ये मेरा पहला एब्सोल्यूट एरर आएगा, डेल्टा A1। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, ये मेरा डेल्टा A1 है, पहला एब्सोल्यूट एरर, यानी पहले बच्चे ने कितनी गलती करी, इतनी करी थी। ऐसे कर करके डेल्टा A2 आएगा आपका कुछ, वो आएगा AM माइनस A2, ऐसे कर करके आप डेल्टा n तक निकाल दो, सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर निकाल दो, तो ये AM माइनस AN आएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर का भी मीन लेना होता है। ठीक है, इन सब का मीन निकाल देंगे। ठीक है, डेल्टा AM से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ये फाइनल एब्सोल्यूट एरर है, इसको क्या बोलते हैं, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, है ना, कि अब 10 बच्चों ने रीडिंग ली, उनकी ये एरर आई, तो एरर आने के कितने चांस हैं, तो इसका जो भी मीन होगा उतने चांस हैं, कॉमन सेंस की बात है, तो सबका मीन निकाल लेते हैं। फाइनल एब्सोल्यूट एरर भी इसी को बोलते हैं, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या करेंगे, सबका मोड, डेल्टा A1 का मोड
प्लस डेल्टा A2 का मोड प्लस ऐसे ऐसे करके डेल्टा AN और उसका मोड डिवाइडेड बाई n। मोड में क्यों, क्योंकि हो सकता है कभी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है, क्योंकि मीन तो हमेशा नहीं कि सबसे बड़ा होगा, कुछ से छोटा भी होगा तो हो सकता है वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो घटा नहीं देना है। मीन निकालते समय सबको जोड़ना ही होता है, इसलिए सबको मोड में डाल दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई n कर दिया। अब आपको ट्रू वैल्यू पता है, एरर आने का चांस कितना है ये भी पता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विथ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ एरर कैसे लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। आपने कहीं कहीं देखा होगा ऐसे लिखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं ना कि टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर आज कोई लिखा हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस का एरर रह सकता है, ठीक है। यानी क्या हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। वही लिखने का तरीका है कि एक तो आया 35 ± 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, एरर के साथ, कि भैया मैंने मेजरमेंट तो ये दी है, लेकिन है ना ये चीज़ सर्टेन नहीं है तो एरर भी हो सकता है। अब किसी भी चीज़ का एकदम परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, तो एरर रहने का कुछ संभावना होता ही होता है, तो उस एरर को कंसिडर करते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही होता है रिप्रेजेंटेशन विथ एरर, रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी बिल्कुल अच्छे से। अब कहाँ पे समझाऊं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लूँ। अब मुझे समझाना है कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, यहाँ पे सिखाते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। यहीं पे, यहीं पे देखेंगे फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, एक ही बात है। अरे बहुत आसान है भैया, जो भी एरर आया है डेल्टा ए एम, उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी इतने में कितना एरर, इसका मुझे फ्रैक्शनल एरर चाहिए, तो 2/35 कर देंगे, खत्म, ठीक है। एरर परसेंटेज चाहिए, तो एरर कितने में, कितने वैल्यू में एरर आया है, तो 35 में 2 का एरर है, तो 2/35 इंटू 100। तो परसेंटेज एरर अगर मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी में अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करेंगे, एरर यानी डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, वैसे ही परसेंटेज एरर आता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। ट्रू वैल्यू चूंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो मीन निकाल लिया सारे ऑब्जर्व वैल्यूज का, फिर एरर निकाला, फिर उसका भी मीन लेना पड़ा, फिर डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो परसेंटेज एरर आ गई। तो आई होप एब्सोल्यूट एरर की ये सारी कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एब्सोल्यूट एरर का प्रोपेगेशन सीखना है बस हमें, कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या क्या गेम होता है इसका, वो सीखेंगे अब, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ एरर सीखेंगे, क्या सीखेंगे भैया, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, देखेंगे ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है अभी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। मान लीजिए a इक्वल टू आपको दिया हुआ है a प्लस माइनस डेल्टा ए, b आपको दिया हुआ है b प्लस माइनस डेल्टा बी। कहने का मतलब है कि a का जो मेजर्ड वैल्यू है वो तो इतना है, लेकिन एरर होने का चांसेस इतने हैं, ठीक है। अब कोई बोल दे इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी निकालो और a माइनस बी निकालो, ठीक है। तो a प्लस बी तो ज्यों का तो जो भी ट्रू वैल्यू उसको जोड़ देंगे, एरर भी जुड़ता है विथ प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, एरर भी तो जुट जाएगा ना, और बीच में प्लस माइनस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए T1 की वैल्यू कोई दे दे 35 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, T2 कोई दे दे 42, सॉरी 42, 42 नहीं 30, माइनस भी करके दिखाएंगे, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब मैं बोल दूंगी दोनों का कंबाइन T1 प्लस T2 करेंगे तो ये तो होगा 65 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। इसको जोड़ा बीच में जो साइन है प्लस माइनस दोनों, यानी कंबाइंड फॉर्म में तो 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एरर भी बढ़ जाएगा भाई। जब टेम्परेचर 35 था तब इतना संभावना था एरर का, अब 65 होगा तो कुछ तो बढ़ेगा ना, तो ऐड कर देंगे। एरर को भी हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी अगर करना हो T माइनस T1 माइनस T2 तो ये होगा ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस ये 3 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, एरर हमेशा ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी तो होगा, बीच में जो साइन है सो रहेगा, लेकिन एरर ऐड होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से, मतलब कॉमन सेंस की बातें हैं, फॉर्मूले क्या, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, इतना तो पता ही होता है सबको। एरर ऐड ही करते हैं हम, ठीक है, विथ प्रॉपर साइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन और एडिशन की। ये तो हो गया एग्जाम्पल इसका, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान से देखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम सिनारियो ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी दिया हुआ है। पहला केस देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। मान लीजिए मुझे x इक्वल टू ए इंटू बी करना है, ठीक है, x इक्वल टू ए बी करना है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x इक्वल टू ए बी मान लिया, ठीक है, x इक्वल टू ए बी, है ना, ऐसे नहीं, वो तो उसका हो जाएगा a इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको बोलते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि कुछ एरर भी तो आएगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको मान लिए, ये समझाते हैं, अभी अभी समझाते हैं, चिंता नहीं करना है। जहां पे वेयर x मेरा क्या हो जाएगा a इंटू बी, ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन सीधे, डेल्टा x क्या हो जाएगा, ये होता है डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू होता है डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला एज इट इज है ना, मतलब याद ही हो तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए कोई जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐसे लिखेंगे विथ एरर, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसको कुछ ऐसे लिखेंगे विथ एरर। जहां पे x मेरा क्या है ए बी, और डेल्टा x कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा x अपॉन एक्स ये बेसिकली रिलेटिव एरर ही है इन मल्टीप्लीकेशन। रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इन केस ऑफ डिवीजन देखेंगे अब, कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या करना है, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है, ठीक है। a बाई बी को वही मान लिया, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स मान लिया। यहाँ पे मेरा x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आपका होगा a अपॉन बी, जो भी ट्रू वैल्यू है a अपॉन बी। लेकिन यहाँ पे डेल्टा x अभी भी सेम रहता है, डेल्टा x अपॉन एक्स, रिलेटिव एरर वही आएगा, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आई होप ये भी क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें बिल्कुल अच्छे से, प्रोपेगेशन ऑफ एरर वगैरह भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एरर इन nth पावर, ठीक है। जैसे कुछ पावर वगैरह में हो तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा है ना ये, एरर इन nth पावर, ठीक है। इस केस में यानी मान लीजिए किसी पे कोई है ना पावर हो, जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू ए पे पावर n हो, देन रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा x अपॉन एक्स होता है n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा a अपॉन a। रिलेटिव एरर इन a मल्टीप्लाइड बाई विथ इट्स एक्सपोनेंट, रिलेटिव एरर ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई इट्स एक्सपोनेंट, ठीक है। ये होता है आपका रिलेटिव एरर, ठीक है, n इंटू डेल्टा a बाई ए। सिमिलरली अगर x इक्वल टू क्या a, इधर b इधर c, और सब पे पावर p q r मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, सेम सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, p इंटू डेल्टा a अपॉन ए कर दीजिए, ठीक है। p इंटू डेल्टा a अपॉन ए सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद बाकी सबको भी निकाल के जोड़ देंगे, लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है, प्लस
P हो गया, फिर Q है ना, Q इंटू डेल्टा B अपॉन बी प्लस R इंटू डेल्टा C अपॉन सी। ठीक है, ये हो गया। अगर डिवाइड में भी हो तो भी वही करते हैं, यानी x इक्वल टू A पे पावर P, B पे Q और नीचे में C पे पावर R हो ना, तो भी मेरा रिलेटिव एरर इन x क्या आएगा, यही आता है, P इंटू डेल्टा A अपॉन A प्लस Q इंटू डेल्टा B अपॉन B प्लस R इंटू डेल्टा C अपॉन C। ठीक है, यही आता है। ठीक है, चाहे ये जैसे हो। तो आई होप ये भी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सभी लोगों को। क्लियर है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह हम लोग आगे करेंगे। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अभी तक हम लोग यूनिट्स, डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये सब देखा। फिर एरर देखा, एब्सोल्यूट एरर देखा, उसका प्रोपेगेशन देखा। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये है मेरा वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले यही पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे पास ऑर्डिनरी स्केल होता है ना, ये वाला स्केल जो ज्योमेट्री बॉक्स में सबको दिया जाता है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो स्केल है, ऑर्डिनरी सा स्केल है। ठीक है, ये जो स्केल है, ये आप देखेंगे ध्यान से तो ये 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का। एक सेकंड, यहाँ पे भी एक स्केल है, ध्यान से देखेंगे, इस स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखेंगे तो ये जनरली 15 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे अभी 17 का है, इसको 15 का कर देते हैं। 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मेजरमेंट कितनी ली जा सकती है। अगर मैं बोलूँ कि मेरी लेंथ किसी रॉड की 6.2 सेंटीमीटर है, तो इस स्केल से आप मेजर कर सकते हो। 6 पे आए, 6.2 पे आ गए। ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर, यानी डेसिमल के 1 प्लेस के बाद तक, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक मेरा नॉर्मल स्केल वैल्यू दे देता है। लेकिन अगर किसी रॉड की वैल्यू 6.23 सेंटीमीटर हो तो क्या करेंगे, ये वैल्यू तो ये नहीं दे पाएगा। तब 17वीं सेंचुरी में एक है ना, वर्नियर कैलिपर नाम से ही एक साइंटिस्ट आते हैं, वो एक स्केल देते हैं अपना। ठीक है, और अपने ही नाम पे उसका भी नाम रख देते हैं, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, पेरी वर्नियर इस नाम से कुछ साइंटिस्ट थे। ठीक है, अपने ही नाम पे स्केल उन्होंने बनाया और अपने ही नाम पे रख दिया कि अब से ये वर्नियर कैलिपर है, और ये जनरली डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आपको वैल्यू दे पाएगा। ये जो स्केल है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो 2 प्लेस तक आपको वैल्यू दे देता है, यानी 6.23 सेंटीमीटर। इससे एक्यूरेटली परफेक्टली मेजर हो जाएगा। देख लीजिए, ये सारे के सारे डायग्राम वर्नियर कैलिपर के ही हैं। सॉरी, ये नहीं, ये भी वर्नियर कैलिपर, ये भी वर्नियर कैलिपर, ये तो मेरा नॉर्मल स्केल है, मीटर स्केल है, ये वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, नाम वगैरह देख लीजिए, ये जॉ वगैरह बोलते हैं। मेजर कैसे करते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ, यहाँ पे ऐसे फंसाते हैं किसी चीज़ को, इसको स्लाइड करते हैं। ठीक है, ये स्लाइड होता है, आप लैब वगैरह में देखेंगे स्लाइड होगा। इसमें होता क्या है, इसका है ना बनावट सीख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, वर्नियर कैलिपर साहब ने, एक तो मेन स्केल जो था उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया। ठीक है, इसमें मान लीजिए डिविजन्स, इसको मैंने बोला 0 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2। वर्नियर कैलिपर साहब ने क्या किया ना, ध्यान से देखेंगे, उन्होंने नीचे में एक और स्केल बनाया। ठीक है, और ये जो बीच के जो डिविजन्स है ना, ये 0 से लेकर के यहाँ तक डिविजन्स, इनको छोटा कर दिया। छोटा करने वाला कि यहाँ पे रखा 0, उसके बाद 1 2, सॉरी, यहाँ पे रखा 1, फिर यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। देख रहे हो आप, ऊपर वाले का 9 डिविजन्स नीचे वाले का 10 डिवीजन के बराबर कर दिया है। ऊपर होता है मेन स्केल और नीचे इसको बोला वर्नियर स्केल। वर्नियर, वर्नियर स्केल। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर हुआ मेन स्केल, नीचे हुआ वर्नियर स्केल। ठीक है, ऊपर वाले का 9 डिविजन्स बराबर है नीचे वाले के 10 डिविजन्स के। ठीक है,
ये बातें पता होनी चाहिए, अक्सर दिया भी जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, कुछ भी दे सकता है, 45 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, वैसे दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आते हैं ध्यान से, अब वर्नियर स्केल में सबसे पहले हमें सीखना होता है कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट मतलब समझ रहे हैं ना, लीस्ट काउंट मतलब वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसको आप मेजर कर सकते हो। अगर मैं ऑर्डिनरी स्केल की बात करूं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये जो ऑर्डिनरी स्केल था मेरा, इसकी ये जो स्केल है, इसमें आप छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर को भी इन्होंने 1 सेंटीमीटर को भी इन्होंने 10 इक्वल डिविजन्स में बांटा है, 10 इक्वल डिविजन्स में बांटा है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 डिवीजन की मेजरमेंट, तो 1 डिवीजन की मैं मेजरमेंट अगर बोलूं तो कितना हो जाएगा, 1/10, यानी सबसे छोटी वैल्यू आप 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, और यही लीस्ट काउंट है इस स्केल का। यानी ये बस यहां से लेकर के यहां तक दो कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच का जो लेंथ होता है ना, दो कंजिक्यूटिव, एकदम दो कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच का लेंथ, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू आप वही मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर थी। वर्नियर कैलिपर में क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू अगर देखें तो सबसे छोटी वैल्यू क्या ये होगा, नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी ऊपर का जो लिस्ट काउंट है, मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है, उसको मैंने मेन स्केल के डिवीजन को बोला मेन स्केल डिवीजन MSD, और नीचे वाले को बोला वर्नियर स्केल डिवीजन VSD। इसका जो लिस्ट काउंट आता है वर्नियर कैलिपर का, वो आता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का जो भी डिवीजन है इतना, ये 1 मेन स्केल डिवीजन, इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं मैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरा मेन स्केल था, ये रहा मेरा 1, ठीक है, ये 1, फिर ये 2, ये 3, 4, ठीक है। नीचे से मेरा वर्नियर स्केल है, ये था मेरा 0, ऊपर में भी ये 0 था, यहाँ पे था इसका 1, यहाँ पे ये था 2, यहाँ पे ये था 3, ठीक है। अब आप खुद सोचिए ना, इन दोनों को मिला करके जो कंबाइंड फॉर्म में जो सबसे लीस्ट काउंट आएगा वो क्या होगा, क्या ये डिस्टेंस होगा, नहीं ये तो काफी बड़ा है, क्या ये होगा, नहीं ये तो काफी बड़ा है। इन दोनों का ये है मेरा मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 MSD है, ये क्या है 1 VSD है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसका एक डिवीजन। इन दोनों का डिफरेंस देखिए और छोटा है ये, तो ये होता है मेरा लिस्ट काउंट इन केस ऑफ वर्नियर स्केल, क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। आई होप ये फॉर्मूला अब याद रहेगा। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चंस वगैरह में क्या करते हैं ये लोग कि कभी कभी देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चंस वगैरह में क्या करते हैं यहीं पे सिखाते हैं, बोलेंगे कि N VSD बराबर है M MSD के, दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे अभी 9 VSD था, 9 MSD था, सॉरी 10 VSD बराबर है 9 MSD के। इन ऑर्डिनरी स्केल आप लैब वगैरह में जाओगे तो यही स्केल मिलता है वर्नियर कैलिपर, जहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स बराबर होते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन्स के। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको N और M के फॉर्म में बोल दिया, तो 1 VSD बराबर क्या हो जाएगा, M/N MSD हो जाएगा। अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला देखिए, 1 MSD माइनस 1 VSD को क्या लिख सकते हैं, M/N MSD लिखेंगे। यहाँ से MSD को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 1 माइनस M/N। यह भी एक फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट का। MSD 1 माइनस M/N, ये फॉर्मूला लिस्ट काउंट का एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है रीडिंग की, ठीक है, इसको यहाँ पे समझा देते हैं। ये मेरा वर्नियर स्केल है, इसकी रीडिंग कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को यहाँ पे रखा, उसको मेजर किया, इसकी रीडिंग होती है, देखेंगे ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ रख रहा हूँ, मान लीजिए कोई चीज़ रखा हुआ है, ये आगे आए हुए है, ठीक है, तो ये है मेरा मेन स्केल, ये है मेरा मेन स्केल, ये है मेरा वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे मैंने कोई चीज़ रखा, ये कितना ऊपर वाला सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर, किसी चीज़ में मान लीजिए जो भी यूनिट है, ये मेरा देखिए ये 10, 11, 12 के आगे है, दिख रहा है, ये 10 है, ये 11, 12 के आगे है, यानी जो भी चीज है उसकी लेंथ 12 यूनिट के तो पार है। ये मान लीजिए फिलहाल मिलीमीटर में है,
ठीक है, मिलीमीटर में मान लेते हैं। तो जो भी चीज होगी उसकी रीडिंग क्या 12 मिलीमीटर से तो ज्यादा ही है प्लस। ठीक है, 12 मिलीमीटर मेरा क्या है, मेन स्केल की रीडिंग है। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि भैया एक तो मेन स्केल रीडिंग आएगी, वो देखते ही पता चलेगा कि हाँ इतना तो है ही, एकदम तय बात है। अब मुझे पता करना है कि ये और आगे कितना गया है, यानी अब मुझे वर्नियर स्केल की रीडिंग चाहिए। MSR प्लस VSR, इसकी भी रीडिंग मिल गई, दोनों को ऐड कर देंगे, बात खत्म। और अगर जीरो एरर कुछ है तो उसको घटा देते हैं, अगर है तो, नहीं है तो बात ही खत्म है, अगर है तो उसको घटाना है। ठीक है, विथ साइन घटाते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं MSR और VSR की। MSR तो निकालना आ गया, बस देख करके सीधे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, VSR कैसे आता है VSR आता है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर मल्टीप्लाइड बाय, VSR आता है लीस्ट काउंट इनटू मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यानी अब चेक करेंगे कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले से, यानी मेन स्केल से कौन सा डिवीजन एकदम बिल्कुल अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है। देखेंगे यहाँ पे, ये मेरा जीरो कोइंसाइड नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है ना। आई थिंक ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, जो भी कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो भी कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, उसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23 था, तो 23 लिस्ट काउंट मेरा जो भी है, मान लीजिए 0.01 होता है, तो इंटू 23 करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आकर के जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 0.23, दोनों को जोड़ दीजिए तो 12.23 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, मिलीमीटर जो भी यूनिट है मिलीमीटर, 12.23 मिलीमीटर। ऐसे निकालते हैं रीडिंग इसकी। यानी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे आती है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना है, मेन स्केल का नहीं। ठीक है, काउंट करेंगे, जो भी कोइंसाइड कर रहा हो बिल्कुल एकदम परफेक्टली, उसको लेकर के मल्टीप्लाई कर देना लिस्ट काउंट से, उससे मुझे मिल जाएगी क्या, वर्नियर स्केल की रीडिंग, और फिर उसको मेन स्केल में ऐड कर दीजिए, फाइनल रीडिंग आ गई। और अगर एरर है, एरर भी दो टाइप का होता है। एरर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एरर सीख लीजिए, आगे स्क्रीन पे एरर सिखाते हैं यहाँ पे। एरर होता है दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव, है ना, आई मीन अगर एरर नहीं है, ये मेरा मान लीजिए ऊपर मेन स्केल है, और अगर नीचे ही ठीक उसके जीरो वर्न स्केल है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो जीरो एरर। ठीक है, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है, ऊपर मान लीजिए जीरो यहाँ है और नीचे वाला जीरो यहाँ है। ठीक है, तो ये है मेरा पॉजिटिव जीरो एरर, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। यानी आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीडिंग लेकर के आगे गया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, देखिए खुला हुआ है दोनों का जॉ, तो अभी ऐसे पहले से कुछ ना कुछ रीडिंग लेके बैठा हुआ है ये। ठीक है, तो मुझे वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसको फाइनली घटाना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे। ठीक है, तीसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। उसमें क्या होता है, ये हुआ मेरा मेन स्केल का रीडिंग जीरो, ये हो गया मेरा वर्नियर स्केल का रीडिंग, ये नीचे इधर पहले आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, ये मेरा हो जाता है नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इनका करेक्शन भी देख लीजिए, आई मीन सॉरी कैलकुलेशन देख लीजिए पहले। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन अगर इसका मैं बताऊं आपको, है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सीधे लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम में चेक करना पड़ता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ऐसा डायग्राम आगे देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला है, और ये वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है। खास बात क्या ध्यान में रखनी है कि जब रीडिंग नहीं ले रहे हैं ना, जब रीडिंग नहीं ले रहे हैं तब के केस में ये कोइंसाइडिंग डिवीजन चेक करना है। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तब ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तब तो रीडिंग लेते समय वो लेना है। एरर निकालने के लिए जब इनिशियल कंडीशन में, जो भी एकदम स्टार्टिंग कंडीशन में जो कंडीशन है, उस केस में
कौन सा कोइंसाइडिंग डिवीजन है वर्नियर स्केल का, उसको लेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा पॉजिटिव 0 एरर। नेगेटिव के केस में क्या करते हैं इसका कैलकुलेशन, ध्यान से देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जितने भी प्रेजेंट है सर्कुलर स्केल में, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन, माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, ठीक है। ये आ गई कैलकुलेशन और ये वैल्यू आती है माइनस में, नेगेटिव 0 एरर की। कहीं कहीं पे यही फॉर्मूला उठा के चिपका देते हैं लोग, तो वो बस अंतर क्या होता है ना कि यहाँ पे आप जो अकाउंट करते हो ये यहीं से काउंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपने यहीं से काउंट कर दिया तो गलती हो जाएगी, उधर से काउंट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कोइंसाइडिंग कर रहा है कर दो, यहीं से काउंट कर देते हैं लोग, गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये बात है ना, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे करेक्शन वगैरह के। करेक्शन क्या, बस 0 एरर को घटा देना है विद साइन, माइनस वाले को हटाएंगे तो फाइनली वो ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। तो आई होप वर्नियर कैलिपर भी क्लियर है। कितने फॉर्मूले ही हैं, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला MSD माइनस VSD, रीडिंग निकालने का फॉर्मूला MSR प्लस BSR, खत्म, 0 एरर है तो लिस्ट काउंट वगैरह देख लेंगे, खत्म वर्नियर कैलिपर। अब आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको एनविल बोलते हैं, इसी को स्टड भी बोलते हैं। ये स्पिंडल हो गया, ये होता है मेन स्केल, ये होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है, जस्ट स्क्रू टाइप का। इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको थिम्बल बोलते हैं, रैचेट बोलते हैं, इसको स्लीव, मेन स्केल को ही स्लीव बोलते हैं। स्क्रू गेज ये होता है। यहाँ पे और डिटेल में देख लीजिए, ऐसा कुछ, ये मेरा सर्कुलर स्केल का 0 एकदम बेस लाइन से मैच कर रहा है ना, ये हो गया, ठीक है। इसमें बात आती है पिच की सबसे पहले। ये मेरा स्टड, ये मेरा स्क्रू, ये मेरा पिच स्केल, ये थिम्बल, ये सर्कुलर स्केल, ये रैचेट है, ये फ्रेम वगैरह है, ठीक है। इसमें बात आती है सबसे पहले पिच क्या होता है, क्योंकि सर्कुलर चीज है ना, तो इसमें पिच डिफाइन करते हैं। पिच क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। सर्कुलर स्केल को जब आप 1 कंप्लीट रोटेशन देते हो, when circular scale is given 1 complete rotation, the distance covered on the main scale is called pitch। और वो कितना डिस्टेंस कवर होता है, दो कंजिक्यूटिव डिवीजन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उतना ही कवर होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर मेन स्केल मेरा, यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे मेन स्केल मेरा ऐसा था, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, फिर आगे कुछ होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरा मेन स्केल यहाँ पे है, सॉरी सर्कुलर स्केल एकदम यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैंने पकड़ के घुमाया, ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा, है ना। इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे खोलना शुरू किया, तो खोलने के बाद ये क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। ये 0 बोला, इसको 1, ये 2, ये 3, खोलने के बाद ये 1 यूनिट पीछे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना दूर तो ये डिस्टेंस कवर किया ना, यही होता है मेरा 1 पिच। और इतना दूर लाने में आप पूरा ये 1 कंप्लीट रोटेशन दिया होगा आपने, तभी ये यहां से यहां आया। आधा देते तो यहीं पे आता, और कम देते तो यहीं पे आता, ठीक है। 1 कंप्लीट रोटेशन दी है आपने, तो ये 0 से यहां पे आ गया है, 1 डिवीजन क्रॉस कर गया है, ठीक है। यही होती है पिच। मेन स्केल में 2 कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच की लेंथ को ही पिच बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। या फिर अगर और अच्छे से बोलें, when circular scale is given 1 rotation, the distance covered on the main scale is called pitch of the screw gauge। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, ध्यान से सुनिएगा, ये लीस्ट काउंट ही तो है मेन स्केल का, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। बिल्कुल सही बात है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। बिल्कुल परफेक्ट बात है, सही बात है। क्योंकि आप सर्कुलर स्केल को जब आप 1 कंप्लीट रोटेशन दोगे ना, तो वो लीस्ट काउंट ही कवर करेगा मेन स्केल पे। क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ गई। लीस्ट काउंट और पिच क्या होता है समझ में आ गया। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर है बात, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पिच आई होप समझ में आ गया होगा। अब लीस्ट काउंट देखते हैं, लीस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। आते हैं वापस डायग्राम पे।
लीस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए ना, मैंने यहाँ पे डायग्राम कहाँ गया, मैंने पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन दिया था तो ये यहाँ पे आ गया था, पूरा एक डिवीजन कवर कर लिया। जरूरी थोड़े मैं पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन दूँ, आधा दूं तो मतलब और कम दूं, आधा से भी कम दूं, 1/4 दूं तो कितना कम दे सकता हूं, उतना कम दे सकता हूं जितना इसमें डिवीजन प्रेजेंट है, जितना सर्कुलर स्केल में डिवीजन प्रेजेंट है। मान लीजिए इसमें 50 डिवीजन पॉसिबल हैं, यानी पूरा जीरो से आप 50 डिवीजन कवर कर देते हो तो ये 1 पिच कवर कर लेता है, ठीक है। तो क्या करूं अगर मैं 1 डिवीजन ही लेके जाऊं, यानी पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट ऑन द सर्कुलर स्केल, यही होता है मेरा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट ऑन सर्कुलर स्केल, ये होता है लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। किस किस को चमका एकदम बढ़िया से, समझ में आई बात। लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज क्या होता है, आप खुद सोचिए, इसको मैंने 1 कंप्लीट रोटेशन दिया था तो ये 1 पिच आया था, इसको और कम कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, जितना प्रेजेंट इसमें डिवीजन है, तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये आ गया लिस्ट काउंट। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, आई होप पिच और लिस्ट काउंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, आप भी पी लीजिए। आगे बढ़ें, अब इसके रीडिंग की बात कर लेते हैं। जैसे रीडिंग वहां पे निकाला था ना, कहाँ पे, वर्नियर स्केल में, वैसे ही यहाँ पे भी निकालते हैं। रीडिंग क्या होती है, तो जो मेन स्केल की रीडिंग है सो तो है ही, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इसमें, और जीरो एरर है तो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग मतलब वही है ना, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ, जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई। जस्ट बिफोर जीरो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कहाँ गया ये भी नहीं, ये ठीक है, इसको मैंने रोटेट किया तो इसके जीरो से ठीक पहले वाला जो भी है ना वो मेन स्केल की रीडिंग, यानी समझ में आ रहा है कि हाँ ये 5, अब यहाँ पे जीरो मैच करेगा तो ये ठीक है, ये और होता, ठीक है। तो इसके ठीक पहले वाला जो भी डिवीजन है वो मेरा मेन स्केल का रीडिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है, सेम वही, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग दे देगा, कॉमन सेंस की बात है। लीस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज का, लीस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज का, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये हो गया जीरो एरर। एरर भी इसमें है ना, 3 केस हो सकते हैं एरर के, एक तो जीरो एरर हो ही ना, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। देखेंगे एरर वाला केस। पहला केस क्या है कि ये जो मेरा बेस लाइन है मेन स्केल का, उससे आपका जीरो कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो ये तो मेरा केस हो गया नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। दूसरा केस क्या हो सकता है, अरे इरेजर चाहिए, हाँ, है ना, कभी कभी लेता ही नहीं है। खैर ये मेरा बेस लाइन है, ठीक है, जीरो मेरा नीचे आ गया, ये मेरा केस होता है पॉजिटिव जीरो एरर का। और जीरो आपका ऊपर आ जाए, तीसरा केस, जीरो आपका बेस लाइन के ऊपर आ जाए, तो ये होता है केस मेरा नेगेटिव जीरो एरर का, ठीक है, डायग्राम देख करके समझने के लिए, ठीक है। अब सुधारते कैसे हैं, तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेट कैसे करेंगे डायग्राम देख करके, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ऐसे निकालेंगे आप पॉजिटिव जीरो एरर, साइन पॉजिटिव आएगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, देखेंगे।
इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सेम, वर्नियर स्केल में क्या किया था, घटाया था टोटल में से, तो इसको भी घटाएंगे पहले। टोटल डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। और तब मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज से, और ये आएगा माइनस में, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी। गलती कहाँ पे होती है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे मैंने तो यहाँ पे भी यही फार्मूला पढ़ा था। हो सकता है अगर आप काउंट कर रहे हो डिवीजन नीचे से ना, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तो लोग नीचे से काउंट करते हैं, और जब नेगेटिव होता है तो भी नीचे से काउंट करने लग जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे काउंट करेंगे, गलती हो जाएगी। अगर आप जीरो से काउंट कर रहे हो, जीरो से, चाहे ऊपर हो नीचे हो आगे हो पीछे हो, जीरो से काउंट कर रहे हो, जीरो से, कोई दिक्कत नहीं है, अब यही फॉर्मूला लिखो, ये चलेगा। लेकिन अगर आप, है ना, यहीं से आदत हो गई है कि यहाँ से काउंट करते हैं, तब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में भी अक्सर डेटा ऐसे दिया जाता है कि यही फॉर्मूला लगता है, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन में डेटा ऐसे गिवन रहेगा कि यही फॉर्मूला लगाइएगा तभी आंसर आएगा सही, तो यही फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है, पता होना चाहिए। तो इसी के साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म होता है। क्या पढ़ना था पूरे चैप्टर में? कुछ नहीं। यूनिट्स पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, उनके यूनिट्स पढ़े, सिंबल्स पढ़े, डायमेंशंस पढ़े, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, उसके बाद, है ना, उनका यूज करके, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया हम लोगों ने, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। फिर हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा, उसको काउंट किया, उसका प्रोपेगेशन पढ़ा, फिर राउंडिंग ऑफ पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा, फिर एरर पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा, रिलेटिव एरर पढ़ा, परसेंटेज एरर पढ़ा। फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर पढ़ा, उसमें लिस्ट काउंट का फार्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD, रीडिंग कैसे, MSR प्लस VSR। स्क्रू गेज पढ़ा, इसमें पिच पढ़ा, कंप्लीट रोटेशन देंगे तो कितना चलेगा मेन स्केल पे, डेट इज कॉल्ड पिच। लिस्ट काउंट पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट ऑन द सर्कुलर स्केल। रीडिंग क्या होती है, MSR प्लस CSR। जीरो एरर है तो जीरो एरर को घटा देंगे, खत्म चैप्टर, ठीक है। तो आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ थैंक यू, है ना, टेक केयर एंड या सी यू सून। जल्द मिलेंगे, अगला लेक्चर होगा हम लोगों का क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।